बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे किस तरीके से हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से योजनाएं जो हैं वो कारगर सिद्ध हो रही हैं और खास तौर से हमारे अन्नदाता अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान इसमें निभा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज कार्यक्रम में क्या है खास। अलीपुर के दरियापुर गांव में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पर प्रक्षेप दिवस का आयोजन। इस साल 12.59% अधिक गेहूं की खरीद, करीब 48,75,000 किसान हुए लाभान्वित। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक संख्या मई 2021 साझा। मुलाकात कराएंगे आपकी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक सफल और प्रगतिशील किसान से। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, भारत सरकार की परियोजनाओं में से एक महत्वपूर्ण परियोजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अलीपुर के दरियापुर गांव में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पर प्रक्षेप दिवस का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस बारे में और ज़्यादा जानकारी इस खास रिपोर्ट में। दिनांक 18 जून 2021 को कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा अलीपुर क्षेत्र के दरियापुर गांव में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन भारत सरकार की परियोजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर पीके गुप्ता ने उपस्थित किसानों का स्वागत करते हुए दिल्ली एवं देश भर में दलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में अवगत कराया। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत दिल्ली देहात के विभिन्न गांव दरियापुर, नागल ठकरान, तेगीपुर एवं पल्ला आदि में किसानों के 50 प्रक्षेत्रों 20 हेक्टेयर मूंग की उन्नत किस्म MH 421 का प्रदर्शन लगवाई, जिसमें किसानों को मूंग की उन्नत किस्म का बीज के साथ बीज उपचार के लिए राइजोबियम एवं फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया ट्राइकोडर्मा व सल्फर का वितरण किया गया। डॉक्टर पीके गुप्ता ने बताया कि सभी किसान भाइयों को मूंग की फसल से प्राप्त बीज को सभी किसानों को वितरण करें ताकि मूंग के क्षेत्र में बढ़ावा हो सके। हम लोगों ने दरियापुर कला गांव में जो अलीपुर ब्लॉक दिल्ली में है, संतुलित उर्वरक प्रयोग पे जागरूकता अभियान किसानों के बीच में किया। हम लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि पौधों को कितने पोषक तत्व की आवश्यकता है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और उनका प्रयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी बताने का प्रयास किया है कि उर्वरक का प्रयोग तभी करें जब आपकी मृदा स्वास्थ्य की जांच हो जाए, और जांच करने के लिए मृदा सैंपलिंग कैसे करेंगे, मृदा नमूना कैसे लेंगे, उसे टेस्ट करवाएंगे और उसके रिपोर्ट आने के बाद ही आप जो भी फसल ले सकते हैं उसका आप प्रयोग करेंगे। ये हम लोगों ने बताने का प्रयास किया। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दरियापुर गाँव में
एक प्रगतिशील किसान है जो कि नेशनल अवार्डी भी हैं, श्री सत्यवान जी। उनके गांव पे ये प्रोग्राम किया गया क्योंकि ही इज़ द एम्परर ऑफ लीडर है, एम्परर भी है इस एरिया में, और इनको काफ़ी किसान फॉलो करते हैं। नियर अबाउट 50 से 60 किसानों ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें जो तत्व थे क्या है, और उर्वरक पे जो भारत सरकार की अभी जो सब्सिडी योजना कल परसों लागू हुई उसके बारे में हम लोगों ने बताने का प्रयास किया। और खरीफ उर्द जो मिनिमम सपोर्ट वैल्यू है उसके ऊपर जो किसान जानना चाह रहे थे कि जो भारत सरकार ने परियोजना है जिसने अनाउंस किया, वो भी हम लोगों ने बताने का प्रयास किया। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक मूल्य संख्या मई 2021 साझा किया गया। आइए देखते हैं इस बारे में और जानकारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह मई 2021 के लिए 8 अंक बढ़ाकर 1049 और 1057 रहे। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य समूह सूचकांक में वृद्धि के कारण हुई, क्योंकि गेहूं, आटा, बकरी का मांस, ताजा मछली, सरसों तेल, मूंगफली तेल, दालें, सब्जियां और फल आदि की कीमतों में वृद्धि हुई। CPI-AL और CPI-RL पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई 2021 में बढ़कर 2.94% और 3.12% हो गई। ये अप्रैल 2021 में 2.66% और 2.94% थी। CPI-AL और CPI-RL पर आधारित खाद्य सूचकांक अप्रैल 2021 के 1.24% और 1.54% की तुलना में बढ़कर मई में 1.54% और 1.73% रहा। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि महाराष्ट्र राज्य द्वारा दर्ज की गई, और ग्रामीण श्रमिकों के लिए ये वृद्धि महाराष्ट्र और जम्मू व कश्मीर राज्यों द्वारा दर्ज की गई। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम गिरावट त्रिपुरा द्वारा दर्ज की गई, और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अधिकतम गिरावट तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों द्वारा दर्ज की गई। इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कुछ और नई जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। आइए बात करते हैं गेहूं की सरकारी खरीद की। जी हां, जो कि लगभग पिछले सत्रों की तरह ही सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक अगर बात की जाए तो करीब 12.59% ये अधिक रही है, और इससे 48,75,000 से ज़्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इस बारे में और ज़्यादा जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 839,41,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया। लगभग 124 लाख किसान इस खरीद कार्य से लाभान्वित हुए। सरकारी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 8,60,368.59 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है। गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए इसकी खरीद वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है, जिस तरह से पिछले सत्रों में होती रही है।
अब तक 431,12,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो कि अब तक की खरीद का सबसे उच्चतम स्तर है। 2020-21 के पिछले उच्च स्तर ने 389,92,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 382,88,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। राजस्थान में गेहूं की खरीद अब तक के उच्चतम स्तर 22,50,000 मीट्रिक टन पर पहुंच गई है। लगभग 48,75,000 किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुई खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 85,146 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 839,41,000 मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 748,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 124 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,58,479 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान करके खरीद कार्य से लाभान्वित किया जा चुका है। धान की खरीद भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और इसने खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के पिछले उच्च स्तर 773,45,000 मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है। 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 107,83,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1,74,000 मीट्रिक टन खोपरा को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। और आइए अब कार्यक्रम में बात करते हैं एक सफल और प्रगतिशील किसान की, जिनके कृषि में योगदान को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कौन है ये सफल किसान, आइए देखते हैं। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में एकाध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। अब आइए बात करते हैं खास तौर से मॉनसून को लेकर। हम सभी जानते हैं खेती किसानी के लिए, कृषि के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है मॉनसून, लेकिन बात अगर हमारे पशुओं की सेहत की जाए तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में आवश्यकता है जो पशुपालक हैं वो अगर सावधानी बरतें तो पशु की सेहत मॉनसून में ठीक रह सकती है, यानी वो इस मौसम में भी सेहतमंद रह सकते हैं। इसी को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुपालकों के लिए और खासतौर से वो सावधानी बरतें इसलिए पशुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, आइए देखते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नांद को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। तो ये तो बात हुई मॉनसून में कैसे आप अपने पशु की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह की चुनौती हमारे सामने रही कोरोना को देखते हुए, उसे लेकर हर एक स्तर पर ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों ने भी दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन जब बात आती है किसानों की, तो किसानों के लिए भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। क्या है वो दिशा निर्देश जिनका पालन करके हमारे जो किसान हैं इस महामारी से बच सकते हैं? बचाव के उपाय उन्हें जरूर करने होंगे। क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, आइए देखते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें।
बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। और आइए अब आत्मनिर्भर भारत में आपको बताते हैं धान की सीधी बुआई आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब धान की खेती हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी लगता है। जब पहली बार हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी कद्दू काट कर करते हैं तो उस समय करीब 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी के लिए लगता है। धान की सीधी बिजाई अगर करते हैं आप तो इस पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह से जो दूसरा फ़ायदा है सीधी बिजाई का, जो धान की रोपाई में 1 एकड़ में रोपाई के लिए कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपको आता है, उससे भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ कद्दू काट कर खेत की तैयारी करने के लिए रोपाई के लिए आपको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, डीजल का खर्चा उसमें पड़ता है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी धान की सीधी बिजाई काफ़ी अच्छी है और इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब धान की सीधी बिजाई करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। बासमती किस्मों की अगर बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, ये तीनों किस्में सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं। ये मैं बहुत सारे किसानों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन किस्मों की पैदावार रोपाई करने के बाद जो पैदावार प्राप्त होती है तकरीबन उसके बराबर आती है, पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। अब जो गैर बासमती किस्में हैं उसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म PR 126 काफ़ी प्रचलित है, जो करीब 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये भी सीधी बिजाई के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कैसे करते हैं धान की सीधी बिजाई? जिस प्रकार से आप गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई के लिए भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं और उसमें एक सीड ड्रिल जिसको हम लकी सीड ड्रिल कहते हैं उसमें खरपतवार नाशी दवा की छिड़काव की व्यवस्था साथ के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं और उनमें बीज के साथ साथ DAP के प्रयोग की भी सुविधा है। 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज लगता है और इसको बिजाई करने के लिए पहले आप खेत में पानी लगाएं। जैसे आपने गेहूं की कटाई करने के बाद रीपर चला करके उसके अंदर जो भी ठूंठ ठूंठ बचा था भूसा पूरा निकाल लिया, उसका जो है खेत में पानी भर करके जब बत्तर आ जाता है उसको जुताई कर दी। जैसी तरह से इसको तरबतर विधि कहते हैं और जुताई करने के बाद आप लेजर लेवलिंग भी खेत की कर लें ताकि बाद में पानी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप उसमें सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। करीब कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है धान की सीधी बिजाई में, इसके 3 प्रमुख दुश्मन होते हैं, एक तरह से मैं कहूँ, जो पैदावार को कम करते हैं और इनको आपने अगर नियंत्रित कर लिया तब फिर आपको बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। पहला दुश्मन जो है वो खरपतवार है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सकरी पत्ती वाले सावा कुल के
इसके अलावे जो है मोथा कुल के चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और ये धान के खेत में काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको 2 बार खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार तो बुआई के 72 घंटे के अंदर या बिजाई के साथ ही साथ पेंडिमिथिलिन नामक दवा, जो करीब 1200 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है ये एक प्री इमरजेंस वीडीसाइड के रूप में काम करता है। बहुत सारे खरपतवार का नियंत्रण इससे होता है। अंकुरण के बाद करीब 20 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है, और इसके बाद करीब 25 से 26 दिन के बाद एक दूसरी खरपतवार नाशी दवा, जिसको हम नामनी गोल्ड, जिसमें कि बिस्पैरी बैक सोडियम साल्ट पाया जाता है, उसकी 100 ml मात्रा करीब 150 लीटर में पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ पायरोजोसल्फ्यूरान एक दवा आती है, उसकी 80 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे खरपतवार का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार के अलावा जो दूसरी एक समस्या आती है, वह जो लोहा तत्व है उसकी कमी कई एक बार पाई जाती है। शुरू की अवस्था में जब अंकुरण हो जाता है, 8 से 10 दिन की जब पौध हो जाती है, उस समय पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको फेरस सल्फेट का छिड़काव 0.5% घोल का करना चाहिए। तो इससे लोहा तत्व की कमी कुछ क्षेत्रों में अगर जहाँ पर है, उसको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो धान की सीधी बिजाई में आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इससे पानी की काफ़ी कम से कम 35 से 40% पानी की बचत होती है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसकी तुलना में जब हम रोपाई करते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं। विशेष रूप से हरियाणा सरकार में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उसी तरह से पंजाब सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी प्रयास कर रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप धान की सीधी बिजाई करें, और अभी आपके पास उपयुक्त समय है, करीब 20 से 25 जून तक। वैसे 20 जून से पहले आप धान की सीधी बिजाई कर लें, क्योंकि एक बार अगर बरसात हो जाती है तो फिर आपको खेत को तैयार करके उसको बिजाई करने में दिक्कत आएगी। 20 जून से पहले हमको इसको सीधी बिजाई कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी फायदा होता है। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।